देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुत्तहदा हुकूमत अपोजिशन से ज़्यादा दबाव में अब तक नजर आती है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के बाद हुकूमत अब तक सिर्फ सफाइयाँ और दुहाइयाँ देती जा रही है। मौजूदा हुकूमत अपने जिन दावों के साथ मुल्क की बागडोर संभाली थी उसमें से अब तक कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी आवामी लिहाज से उसका मुजाहरा ना कर सकी। और अगर कहा जाए कि आए रोज इमरान खान के मद्दे मुकाबल शिकवा जवाब शिकवा के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सिर्फ मौजूदा हुकूमत मसरूफ है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आज भी हुकूमत में शामिल कई जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिनसे इमरान खान की मकबूलियत और तब्दीली के लिए अवाम राय आमा का रुझान वाजे है। इन कॉन्फ्रेंसेस में एक बात मुश्तरका है कि इमरान खान को रोकना रियासत के लिए लगता है कि मुश्किल है। चलिए सबसे पहले जी सुन लेते हैं शाजिया मरी साहिबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या कह रही थी, आइए वो सुन लेते हैं। मैं इमरान खान या इमरान अहमद न्याजी के से मुतासिर नहीं हूँ। वो उस गुनाह में शरीक था, वो उस डिक्टेटर को मजबूत करने में शरीक था, जिस डिक्टेटर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी तरीके से निकाला। हमने तो किसी बदतरीन डिक्टेटर के लिए भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी जो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रखता है। हमने तो जमहूरी तरीके को इख्तियार करने पर जोर दिया और जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसे घिनौने डिक्टेटर्स से निजात हासिल की। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब भी आज पीछे ना रही। इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, ये सुन लेते हैं। कल जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं समझती हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि जो अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लडशेड। और अब मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। दूसरी जानिब आज सूबाई वुज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर वो भी पीछे ना रहे। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सख्त स्टांस लेते हुए उन्होंने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। आर्मी चीफ का जो इंतखाब करेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो पाक फौज के जो 4-5 सीनियर तरीन फौजी जनरल्स होंगे उनमें से किसी एक का होता है। इमरान खान का ये कहना कि जी मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आर्मी चीफ लगे जो मुहिब वतन हो, इसका क्या मतलब है कि जो आर्मी के 4-5 सीनियर जनरल्स हैं, या खुदा ना खास्ता वो मुहिब वतन नहीं है? उनमें से जो इसके दिल में जिसका नाम है वो मुहिब वतन है, बाकियों पे शुकूक है। इमरान खान ये कहता है कि ये चोर जो किसको लगाएंगे ताकि वो उनकी चोरी का तहफ्फुज करे, इसका क्या मतलब है? ये मैं समझता हूं बहुत ही खतरनाक बात है। जो एक बात मैं बार बार दोहराता हूं कि इमरान खान मूल दुश्मन है, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान को इसराइली और भारतीय अगर फंडिंग हुई थी तो उसके पीछे कोई मकासद थे, और वो मकासद ये थे कि पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाओ। उसने पाक फौज के अंदर भी तफरुका डालने की कोशिश की है, ये नया शर फैला के। उसने इलेक्शन कमीशन को खराब किया है, उसने अदालतों को खराब कर रहा है, वो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है, उसने हमारे जो एटमी असासे हैं उसके मुतालिक उसने बकवास की है। इमरान खान किसी और एजेंडे पर काम कर रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी अपनी पार्टी को की पोजीशन वाजे करते हुए कहा कि कोई गलत फहमी में न रहे कि वो डरा धमका कर अवामी राय के खिलाफ खड़े रह पाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी आवाम ही जो है वो फैसला करती है। क्या कहना था मजीद उनका, ये भी सुन लेते हैं।
कोई अगर गलत फहमी ये रखता है, जो मुझे लगता है कि एक दो लोग हैं जो ये गलत फहमी रखते हैं कि ठीक है फिर हम खौफजदा करके दबा लेंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है अपनी फ़ौज के साथ उसको खौफ में बदलने की कोशिश की गई, तो ये फ़ौज के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी जानिब नाजरीन, हुकूमती वज़रा और बशमूल वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर खारजा, तीनों मिलकर इस वक्त जो है वो चीन के दौरे पर हैं। लेकिन बन ठन के एक तरफ हुक्मरान पाकिस्तान के बन ठन के तो जा रहे हैं आवाम के लिए ही ये नैरेटिव बना के कि जी जाया जा रहा है मुल्क को संभालने के लिए, लेकिन एक और आज महंगाई का बम आवाम के सर पर गिरा दिया गया है, और वो ये कि मुल्क में LPG की कीमत और घरेलू सिलेंडर की कीमत और सार्फिन के लिए महंगी कर दी। 35 रुपए तक एक सिलेंडर बढ़ा दिया गया है, और इसके बाद ये एक और नया बम है और सर्दियों का तोहफा है जो कि आम आवाम को दिया गया है। जबकि रवां साल गैस की शदीद तरीन किल्लत का भी बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि होगी। तो अब आप ये बताइए कि इस सारे जमन के अंदर जहां आप कह रहे हैं कि जी चीन अब पैसे देगा, जहां आप कह रहे हैं कि जी अब मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, डॉलर के हवाले से हम बहुत कंट्रोल कर लेंगे, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन एक के बाद एक दुख आवाम की प्लेट में रखा जा रहा है। इसी सब पर बात करेंगे। साथ ही जी अगर सवाल ये है कि इमरान खान जो कि साबिक वजीर आजम हैं वो इसी तरह से चलते रहे और पहुंच गए शहर इख्तिदार तक अपना ये लॉन्ग मार्च लेकर, और लाखों करोड़ों की तादाद वहां जाकर बैठ जाती है जैसे कि पहले भी बैठी थी, तो फिर उसके बाद क्या हुकूमत करेगी? क्योंकि कल साबिक वजीर आजम इमाम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ वजीर आजम को एक हिदायत जारी कर दी है कि कोई भी फेस सेविंग नहीं दी जाए खान साहब को, जिसके बाद आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया है कि चैलेंज करता हूं वापस आकर इलेक्शन लड़े, उनके हलके में ही उनको हराऊंगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बड़ा जबरदस्त पैनल जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जमशेद इकबाल चीमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदेद कहती हूँ। खेलदास कोस्तानी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदेद कहती हूँ। जुल्फिकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के, आपको भी खुशामदेद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बट और सबसे पहले जी जाऊंगी खेलदास कोस्तानी साहब के पास। खेलदास साहब, एक तरफ खबर ये है कि जी नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम साहब को कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि कोई सेविंग नहीं दी जाएगी और ना ही कोई बात की जाएगी इमरान खान साहब से, जो कि लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। अगर यही रहा तो फिर मुज़ाकराती टीम क्यों बनाई गई थी? और जो बैकडोर राब्तों के हवाले से खबरें और हम सुन रहे थे कि जी हो रही है और मुज़ाकरात के लिए पेशकश की जा रही है, क्या वो पेशकश फिर ठंडी हो गई है? रिदा, बड़ी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मुझे मौका दिया। पहली बात कि हुकूमत की तरफ से PTI से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना कोई उसके लिए कमेटी बनी है। कमेटी बनी है कि ये जो फितना और फसाद इस्लामाबाद में आ रहा है, जो इस्लामाबाद में यलगार करने, इस्लामाबाद के जो मतलब पूरा फसाद करने के लिए, ताकि उसको आप पहले माजी में जाए। जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे 2014 में 13 में, तब इन्होंने धरना दिया। अब जब सारी मुल्क की मईशत भी तबाह करके गया है, 4.25 साल में महंगाई भी करके गया है, IMF से जो मुआहदा करके गया है, जो गैस और बिजली और तेल की कीमतों का इजाफा, वो यही वजह है जो आप भी अभी LPG की जिक्र कर रहा है। ये सारा कुछ करने के बाद बारूदी सुरंगी खुद बोल के गया था मैं बिछा के जाऊँगा। अब तो वो बहुत आगे निकल चुका है। अब वो सईद जमी ने सही कहा, सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। 2 इदारों के खिलाफ एक दिन इदारों के कायदीन जो हमारे खास करके अस्करी क़यादत, उसके खिलाफ खुल्लम खुला जो जहर उगलता है, जो बातचीत करता है, तो दूसरे दिन कहता है कि नहीं मैं माफ़ी मांगता है। उसके जो हवारी है वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें देते हैं, फिर खुद कहता है कि मुझे इससे बड़ी से लड़ाया जा रहा है। इमरान खान अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, अपनी सियासत के लिए अपनी तबाही उन्होंने खुद की है। और ये 3-4 हज़ार का जत्था जो 2000 किसी शहर में GT रोड में, वैसे ही जो GT रोड पे अगर आपने कभी सफ़र किया हो, इतना गाड़ियों का और रश इतना होता है, अगर उसमें ये एक फितना गुजर रहा है, तो अगर 2000-2500 लोग या 500 लोग ये अगर इकट्ठे कर लेते हैं, तो मुझे बताएं इसको जुम्मे को पहुंचना था, तो ये लेट क्यों कर रहा है? इसकी वजूहत क्या है? ये फसाद बर्पा करने के लिए जो इसको जुम्मे को आना था, तो वो रुक क्यों गया है?
रात को छुप के कहाँ चला जाता है, मैसेज अवाम को देता है असद उमर के बड़ी मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है। ये खबरें फैलाने की वजूहत क्या है? किसी के साथ इसका अब डायलॉग नहीं है, कोई गवर्नमेंट इससे डायलॉग नहीं कर रही, कोई हुकूमत को परवाह नहीं है। हमारे कायदे मोहतरम ने जो आपने कहा बिल्कुल कह दिया, ये 2000 का जत्था लेके आए या 20,000 का जत्था लेके आए, ये आए, इसको निपटा जाएगा कानून के तहत। एहतजाज करना ये हर किसी का हक है, मगर जो रास्ता इमरान खान ने इंतखाब किया है इससे हुकूमतें नहीं जाती। ठीक है, अगर उससे हुकूमतें नहीं जाती जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। इस तरह अपने फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं होंगे। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम भी पूरे नहीं हो गए। ओके गुड, आई एम गोइंग टुवर्ड्स जमशेद इकबाल चीमा साहब। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप एक कल प्रोग्राम में थे और मैं उसमें तो सुन रही थी कि हुकूमत की तरफ से तारिक फजल चौधरी साहब भी थे, वो तो शायद मुज़ाकरात की बात करते हैं, जैसे खेलदार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब ये अगेन देयर आर द थिंग्स। अभी फिलहाल सवाल ये भी है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, जैसे कि खेलदार साहब ने भी किया, कि लॉन्ग मार्च में डिले क्यों हो रहा है पहुंचने में इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद तो जल्द से जल्द ही पहुंचना था ताकि हुकूमत को टफ टाइम फिर उसी हिसाब से मिलना था। एक चीज, दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी कि अगर हुकूमत नहीं आपको आने देगी, रास्ता रोक लेती है जैसा कि हो रहा है, अभी शारे दस्तूर से 0 पॉइंट तक रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया, उसका दायरा अख्तियार बढ़ा दिया गया है शहर इख्तियार के अंदर वजारत दाखिला की तरफ से। फिर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जी कोई बात नहीं सुननी और कोई मुतालबा नहीं पूरा होगा, सिर्फ 2000 बंदा इमरान खान साहब के साथ है। तो फिर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखें, इसमें ये जो है ना, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह ये बात करते हैं। बात यहाँ ये नहीं हो रही कि डंडा कौन अच्छा मारता है या लड़ाई कौन अच्छी करता है, कुश्ती कौन अच्छी करता है, मुक्का कौन मारता है। बात ये नहीं है। बात है यहाँ पे कि हम सियासत करते हैं जमहूरी तरीक़ेकार से, और जमहूरियत में ये है कि बंदे किसके साथ हैं, बयानिया किसका है, वोट किसका है, मैंडेट किसको मिल रहा है और कौन उस मैंडेट से फारग हो रहा है। एक एक्शन हमारा है और एक एक्शन पीडीएम का है। पीडीएम को सपोर्ट करती है, आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, सारे इकट्ठे हैं, पार्टियां भी सारी इकट्ठी हैं। अब हमेशा से एक हिस्ट्री ये है पाकिस्तान की कि जिस पलड़े में अपना एस्टेब्लिशमेंट अपना वोट वजन डाल देती है वो जीतता रहा है। पाकिस्तान के 1970 से लेके 22 तक 52 साल में यही हुआ है कि जिस पलड़े में एस्टेब्लिशमेंट ने वजन डाला वो जीता या वो पलड़ा भारी हो गया। फिर ये कि जिसने बड़ा इत्तेहाद बना लिया वो दूसरा ताकतवर हो गया। अब बड़ा इत्तेहाद भी बना लिया, फिर आप कह रहे एस्टेब्लिशमेंट भी आ गई, लेकिन फिर भी फारग हैं सारे, ये सारे मिलकर फारग हैं। जब फारग हैं तो फिर ये गौर करें कि इन्होंने क्या ऐसा बुरा किया है कि पाकिस्तान के अवाम इनको हर रोज सुबह दोपहर शाम रिजेक्ट कर देते हैं। और इमरान खान ने ऐसा क्या अच्छा किया है कि वो हर तरफ से कबूल हो रहा है, हर तरफ से वेलकम हो रहा है, लोगों से प्यार कर रहे हैं, उस पर जान छिड़कते हैं। उसके लिए दोपहर को, रात को, गर्मी में, सर्दी में, पोल्यूशन में, मिट्टी में, कट्टे में निकल रहे हैं और वो गाड़ी के साथ साथ चलते हैं। कई कई किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं। सो देखने वाली ये बात है। ये कहना जी हमने वो आगे बढ़ा दिया है, हमने पुलिस आ गई है, वो पुलिस से डंडों को तेल लगा रही है, ये तो हम करना बातें हैं, ये तो हम करना जाहिलाना बातें हैं ना। मतलब यहाँ कोई हमको लड़ाई की बात करें, गली मोहल्ले के मुअल्ली हैं, कोई गुंडे मुअल्ली हैं, हम किस तरह की बातें करें। बात बयानिए की है, बात एक्शन की है, बात गवर्नेंस की है, बात डिलीवर करने की है, बात यहाँ पे जो लोगों के आदर्श हैं उनकी है। लिहाजा उस तरह बात करें। ये क्या अगर राणा सनावला ही आपका आइडियल है, पाकिस्तान की सियासत का अगर आइडियल राणा सनावला है, तो फिर इस मुल्क को बंद कर दें, इस मुल्क को छोड़ दें। फिर इस मुल्क में रहते क्यों है? अगर इस मुल्क में राणा सनावला का जिक्र होगा, राणा सनावला आइडियल होगा मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, हैंडलर का, तो फिर ये मुल्क रखा हुआ क्यों है? ये कायदे-ए-आज़म का नाम क्यों लेते हो? यहाँ पे जमहूरियत का नाम क्यों लेते हो? लियाकत अली खान किस बात की मूली है? फातिमा जिन्ना का नाम क्यों लेते हो? मतलब 27 रमजान का नाम क्यों लेते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम क्यों लेते हो? इस्लाम का नाम क्यों लेते हो? फिर खत्म करो इस बात को। भाई राणा सनावला इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, राणा सनावला इस मुल्क का हाल भी नहीं है, वो तो गुंडा वाली है। लिहाजा यहाँ बात हम जमहूरी तरीके से करें, हम बात बयानिए की करें, हम बात गवर्नेंस की करें। मुझे खेलदास बताए, इस बात का जवाब दे कि जनाब आपका सारा बयानिया पिट क्यों रहा है। देखिए उसका एक उसका तरीकेकार होता है। पिछले दिनों 39 इलेक्शन हुए हैं,
सैंतीस इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन में से 29 हम जीते हैं, 8 ये टोटल इलेक्शन जीते हैं। उसमें भी 2 सीटों पे सीरियस धांधली हुई है। आप कह लें कि जहाँ पे नजर आता है कराची वाली सीट पे पीपल पार्टी ने, और यहाँ पे हैंडलर ने की, क्या नाम है ये वाला जो कोहटा में एक सीट पे वहां पे हुई। तो बेसिकली 37 सीटों में से 31 हमने जीती। जब 31 सीटें हमने जीती हैं, बाकी 2 सीटें आजाद लोग जीते, तो वहां पे आप क्या बेचते हैं? आपके पास सौदा क्या है? सियासत से तो फारग हो गए। तो बैठ के गौर करें, वर्कशॉप करें, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में सोचें, कोई अकल को हाथ मारें, कोई मतलब कहीं कोई इंटेलेक्चुअल बंदा लाएं। आप सारे कैसे फारग? किसी में अकल नहीं है भाई। क्या आप राणा सनावला डंडा डंडा मुक्का मुक्का पत्थर वो क्या नाम है नहीं आने देंगे, तो लड़के मारने का क्या मतलब है? आप यहाँ जमहूरी बात करें, यहाँ आके ये बताएं कि हमने डिलीवर बड़ा अच्छा काम किया है, ये 46% महंगाई की है, लोगों को समझ नहीं आ रही, वरना काम तो बड़ा अच्छा ही है। ये आपने बिजली जो महंगी की है, आपके लोगों को समझ नहीं आ रही, हम समझा लेंगे कि ये बिजली महंगी होना अच्छी बात है, ठीक है। गैस अगर नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, लोग सबर करें, बड़ा अच्छी बात है। पाकिस्तान की मुश्किल अच्छी बात है। अगर लोगों को महंगी मिल रही है, 3 गुना महंगी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात लोगों को समझाएं ताकि लोग आपके साथ चल पड़े। इस बात की वजाहत दें कि मजबूरी क्या है आपकी। इंटरनेशनली महंगी हुई है, फौजियों ने महंगी की है, आपके खर्चे बढ़ गए हैं, रिश्वत बढ़ गई है, क्या हुआ है ये समझाएं। आप राणा सुनावला यार छोड़ दें बातों को क्या लगता है बंदा गुंडे मारियों की तरह बातें करना। That's from my side. ओके, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार अली बदर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी तैयारियां श्यारियां करके अवाम के नाम पर जी सारे हुक्मरान जा रहे हैं। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि बिलावल साहब वजीर खारजा हैं और वो दौरों पर निकले हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे अवाम की हालत है, जो यहाँ पर बेहतरी करने की बात है, मुझे याद है जो आप लोगों ने अवामी मार्च किया था तो अवाम के नाम पे किया था, इसलिए किया था कि माजी की हुकूमत जो है वो बहुत महंगाई कर रही थी, इन्फ्लेशन आप समझते थे बहुत ज्यादा है, ग्रोथ नहीं थी आप ये कहते थे, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स इंडिकेटर्स आपको डाउन लगते थे, ये सारी बातें थी जो आप हमें पढ़ाते और सिखाते रहे थे। तो आज जो है वो वजीर आला सिंध भी गए, मुराद अली शाह साहब भी चाइना गए में वजीर आजम के साथ, बिलावल साहब भी, और वो उधर गए और इधर ये बम फूट गया जी कि फिर एक अवाम पे जो है वो बम फोड़ा जा रहा है। एलपीजी की कीमत में जो इजाफा किया और घरेलू सिलेंडर में 35 रुपए का इजाफा हो रहा है जी। जब ये हालत होगी सर्दियों में, आपको पता है, और मजीद सुनने में आ रहा है कि जी किल्लत का इस वक्त शदीद बहरान उठने वाला है, जब इस तरह के सारे मामलात होंगे मुल्क के अंदर और फिर वज़रा और वज़ीर आज़म दौरों पे निकले हुए होंगे, तो वो कौन सा अपनी जेब से पैसा खर्च करते, अवाम के सरकार के पैसों पे जा रहे हैं और उसके बावजूद अवाम का ही केस नहीं लड़ा जा रहा सारी चीजों में। तो फिर तो जिस तरह से ऑपोजिशन निकल रही है और वो बात कर रही है, वो उनका भी जमहूरी और सियासी हक नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। एक तो पहली चीज मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, ऑपोजिशन तो इस टाइम पे कोई है ही नहीं मुल्क के अंदर, सारे ही पावर में बैठे हुए हैं। ये ऑपोजिशन कह के आप पता नहीं किसको टारगेट कर रही होती हैं। इमरान खान साहब केपी, पंजाब, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान में पावर में बैठे हुए हैं और आज भी वो पूरी हुक्मरानी कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन में तो आए नहीं है। उसके बाद जो बात आपकी है कि ये जो एलपीजी की प्राइस बढ़ाई गई है, मैं समझता हूँ ये ज्यादती वाला मामला है, इस पे मैं कंडेम करूंगा जिन लोगों ने भी बढ़ाई है। अगर हुकूमत ने बढ़ाई है तो इसके ऊपर जो माफियाज इमरान खान साहब लेके साथ चल रहे थे, मैं समझता हूँ उन्हीं में से कोई माफिया आज भी एलपीजी का और एलएनजी का फायदा उठा रहा है। तो इसके ऊपर निशानदेही इमरान खान साहब ने तो की नहीं, अगर ये हुकूमत भी नहीं। लेकिन जुल्फिकार साहब कतई माफी वो माफियाज की तो वो भी जिक्र करते रहे, अभी भी कर रहे हैं कंटेनर पे कि चोर माफियाज लुटेराज है, जिसकी वजह से वी वर इन द ट्रबल ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 3.5 years। वही बात आप भी कर रहे हैं। तो फिर ये कौन माफियाज है? अगर हुकूमत होते हुए भी अगर वो खाली है इस बात से कि जी वो एक्शन नहीं ले सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से भी अहमद जवाद साहब का भी 3 दिन पहले उन्होंने रिजाइन दिया है वजीर आजम के मावन खुसूसी की पोस्ट से, इसी बात पे कि जी हुकूमतें तो होती हैं लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं होते। तो ये इख्तियारात का रोना हर कोई रो रहा है, तो फिर तो आप सब एक पेज पे नजर आते हैं। देखिए, मैं तो इख्तियारात का रोना नहीं रो रहा, मैं तो बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। और हुकूमत के अंदर हुकूमत की तर्जमानी जो है वो हुकूमत का कोई नुमाइंदा करेगा। मैं तो आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक तज्जिए के ऊपर बात कर रहा हूँ।
कि इमरान खान साहब जो रोना 3.25 साल रोते रहे हैं, वो अपने सियासी अब्बू जो उनको लेके आए थे, ये भी चीमा साहब मेरे भाई हैं, ये जिक्र कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे और पीडीएम एक साइड पे। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने जिसके ऊपर हाथ रखा है वही फला फूला है और वही आगे आया है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को दबाया है, चाहे वो 88 का इलेक्शन है, 90 का है, 93 का है, 97 का है, 2002 का है, 2008 का है, 2013 का है या 18 का है। तो मार तो हमेशा पीपल्स पार्टी को पड़ी है। तो और इसके इस टाइम पे बेनिफिशियरी इमरान खान साहब थे 2018 में, और खान साहब जब पावर में आए हैं वो उन्हीं माफियाज और कार्टल्स की सरपरस्ती कर रहे थे, सरगना बने हुए थे। देखे ना, हुकूमत में आने से पहले कहते थे हम कशकोल नहीं उठाएंगे, और उसके बाद 200 बंदों की टीम, ये इकोनॉमिक टीम लेके आ रहे थे। 10 माह इन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे। कौन रस्तू और अफलातून आज इनके साथ बैठे हैं जिन्होंने इनको मना किया था IMF के पास जाने से? और IMF के पास जब ये गए तो इन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके बाद ये हुकूमत जो आईनी और कानूनी तरीके से आई और इस नारे के साथ आई कि हम अवाम के मसाइल का हल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। वो इमरान खान साहब के उस किए धरे मुआहदे की वजह से आज फेल हो रही है और अपना मैनिफेस्टो और अपने जो दावे हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। अमेरिका नाराज, चाइना नाराज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज नाराज, यूरोपीय यूनियन नाराज, टर्की नाराज, और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था और ये यहाँ पे पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा था। FATF इस गवर्नमेंट ने आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कावचों से हुआ, GSP प्लस हुआ, IMF का प्रोग्राम। अच्छा एक सेकंड मेरी बात खत्म होने देना। आप देखें कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में ये जो सैलाब आया उसमें बिलावल साहब की काविशों से 141 मुल्कों ने पाकिस्तान के हक में यूनाइटेड नेशन में वोट दिया, जिनमें रशिया, चाइना, अमेरिका सारे एक पेज पे थे। फिर ये जो IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ उसमें इस गवर्नमेंट में और बिलावल साहब ने रोल प्ले किया। क्या वजह थी कि इमरान खान साहब के साथ सारी दुनिया नाराज थी? क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको तोहफे में घड़ी मिले और जाके बेच दे और उसके पैसे फिर तोशा खाना में जमा करा दे। कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। यहाँ पे अगर आपने लीडरशिप करनी है उसमें काबिल, ठीक है। अच्छा, नारे और भड़के लगाने से, खाली नारे और भड़के लगाने से अगर सियासत होती तो यहाँ पे गुजरांवाला और लाहौर के पहलवान बड़े हैं, वो यहाँ पे सियासत कर सकते थे। ये ओए तोए की सियासत नहीं होती। सियासत के अंदर इखलाकियात है। जुल्फिकार साहब, आपका पॉइंट आ गया आपका फैक्ट वगैरह पे भी मैंने सुन लिया। मुझे एक चूंकि ब्रेक पे जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, बस उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। तो फिर वापस आते तो मजीद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, अब मैं वापस जी आ गई हूँ और बात हो रही खास तौर पे एक तरफ लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ मईशत का मामला भी है, साथ ही नैरेटिव बिल्डिंग भी है जी। एक कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ हैं, दूसरा कहता है हम इदारों के साथ हैं। आखिरकार क्या सीन है? जरा मैं दोबारा जाती हूँ जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ भी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आज शाजिया मरी साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। प्रेसर में वो एक बात कही थी कि जी हमने जो है आमिर को भी, डिक्टेटर्स को भी जमहूरी अंदाज में निकाला है। खान साहब के हवाले से फिर बात कही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से किस तरह बात की जा रही। सईद गनी भी आज यहाँ पे कह रहे थे। ये जो सारे लोग, अब वो सारे लोग जो माजी में हम देखते रहे मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, जो बात करते थे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो अब आप लोगों के ऊपर खास तौर पे तनकीद कर रहे हैं कि जी आप लोग इदारों को तज़ीक का निशाना बना रहे हैं, इदारों के खिलाफ खड़े हुए हैं, इदारों से लड़ाई कर रहे हैं। भारत भी बहुत खुश है इस सारे मामले पर, जबकि हम ये सुनते रहे आपकी हुकूमत के अंदर तो कि आप ये कहते थे कि सिविल मिलिट्री मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो जाना, दिस इज विच इज बिल्कुल 360 एंगल डिग्री चेंज नजर आता है। देखिए, इसमें ये इशू ही नहीं है कि इंडिया क्या कहता है, चाइना क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है। हमारा इस सरहद के अंदर का मामला है, हमारा इंटरनल मामला है जी। हमने इमरान खान क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, कोई और क्या कहता है, ये सारे का सारा जो है ये बेसिकली आप कहें हमने से आइन और कानून की कसौटी पे परखना है। अदारे क्या कर रहे हैं, हमें तो आइन और कानून की कसौटी पे परखना है। लिहाजा इसमें किसी को कम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, किसी को आप कह दे के
बिना वजह कोई चापलूसी किसी करने की जरूरत नहीं। आइन और कानून तक करता है। देखिए इस वक्त अदारे जो हैं, अदारे इतने अहम नहीं हैं जितने अहम इस मुल्क के अवाम है। अवाम ज्यादा अहम है और अदारे सारे अवाम को सर्व करने के लिए बने हुए हैं। वो अदालत हो, वो फौज हो, वो टीचर्स हो, वो अस्पताल हो, वो पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट जो है वो अवाम से ज्यादा मुकद्दस नहीं है, फौज अवाम से ज्यादा मुकद्दस नहीं है, अदालत अवाम से ज्यादा मुकद्दस नहीं है कि हम एक जज साहब बैठे वहाँ नाइंसाफी कर रहे हों और उनको इतना तकद्दस हासिल हो, इतनी होली कौ हो कि कोई उनके बारे में बात ना कर सके। इसी तरह कोई आपके आर्मी में बैठा हुआ बंदा, कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ बंदा, तो वो अवाम की जिंदगी से ज्यादा अहम हो, ये नहीं होता, ये नहीं होना। लिहाजा ये जो है ना, ये हमने 2-2 ईंट की मस्जिद अलग बनाई हुई है। ये मेरा दायरा, ये हम वकील हैं, हम जज हैं, हम फौज हैं, हम टीचर हैं, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारा इस्तेकाक है। ये इस्तेकाक को छोटा करे, इस्तेकाक अवाम का है। आइन और कानून के मुताबिक आइन को अवाम को दिए है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है ना आपने उसको। अच्छा, फिर दूसरा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा अगर कोई बंदा बात गलत करता है तो फिर भी एक आइन में तरीकेकार है उसके खिलाफ FIR कराने का, उसको कानून के हवाले करने का। फिर भी वहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको आप पकड़ लें, उसको डंडे मारे, उसको नंगा करें, उसको आप करें जो दिल करें आप। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो इतना मुकद्दस नहीं है तो उसके बारे में बात ना हो। वो फिर मुकद्दस रहता ही नहीं है, वो अपना हक खो देता है, इज्जत कराने वाला हक खो देता है। वो फिर वो बात वही हो जाती है, वो आप कहते हैं मौली वाली बात है। लिहाजा वो इस तरह का काम कोई वजीर आजम करे, इस तरह का काम कोई वजीर दाखिला करे, इस तरह का काम कोई वर्दी वाला करे, इस तरह का काम कोई गाउन वाला करे, जो भी इस तरह का काम करेगा वो इज्जत खो देता है अपनी, या हक खो देता है। लिहाजा उसके बारे में बात होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी। लिहाजा ये जो है हम अदारे छोड़ दें, हम आइन की बात करें कि आइन के मुताबिक इमरान खान ये बात गलत करे, आइन के मुताबिक PTI वाले ये बात गलत करें। ये बात करने का तरीका है। ये नहीं है कि जनाब आपने ये कर दी थी तो अदारों का तकद्दुस खराब हो गया तो इंडिया ये बात करे। इंडिया कौन होता है बात करने वाला? सियासी की बात की वजह से मैंने ये था कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये लोगों की जुबान बंदी करने की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये ब्लैकमेलिंग बहुत हो गई। ये लो IQ के लोगों का काम है, इस तरह की बातें करना लो IQ के लोगों का काम है। इस तरह के लोगों का काम है, ये सस्ती दलील है। जिस दलील का जिसे इमोशनली आप प्रेजेंट करके किसी लो IQ के आदमी को बगैर लॉजिक के करने वाले काम को लोगों को, थोड़े पढ़े लिखे लोगों को आप उनको जज्बाती करके उनका मुंह बंद कर दें या उनको अपने साथ लगा लें। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें जमशेद भाई, आइन और कानून जी जमशेद भाई, एक चीज इसमें और भी है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों के लिए हुकूमत कहती है, राना सनाउल्लाह साहब फिर कह रहे हैं कि इमरान खान फसादी एजेंडे को छोड़कर सियासी कुव्वतों के साथ बैठे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान, ये 1 घंटे पहले वो अपनी प्रेसर में कह रहे हैं, 2 घंटे पहले मौलाना साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च ठुस हो गया, 2000 से ज्यादा लोग नहीं है। तो अब और फिर उधर से नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया वजीर आजम के लिए, तो ये मिक्स एंड मिंगल, हर घंटे हर मिनट बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है जो कि दूसरे स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर ये कंफ्यूजन उधर है तो क्या, और यही सिचुएशन रहती है कि आपको अगर नहीं भी जाने दिया जाता, आपका सियासी या राइट आपको नहीं इस्तेमाल करने दिया जाता, शहर इक़्तिदार में आपको उसके बावजूद नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कह रहे हैं अवाम, बिल्कुल अवाम सरचश्मा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क की हकीकत है। और जैसे कि अभी सारे लोग थोड़ी देर पहले और अभी आपने भी एक बात की और बाकी भी सारी बातें जी होती रही है कि जिसके पलड़ा भारी होता है अवाम के साथ उधर ही खड़ी भी वो नजर आती है। लेकिन इस वक्त वो सिचुएशन नजर नहीं आ रही जो मौजूदा सूरत हाल में प्रेसर्स आई हैं वहां से भी, उसमें तो हवा का रुख किसी और तरफ ही नजर आ रहा है। देखिए वो वही बात कर रहे थे, अवाम जाग गए ना, अब शऊर आ गया। वो बेशऊरी का दौर था, वो बेशऊरी का दौर था कि आपने कहा इंडिया का जवाब हमारे पास ये है। इंडिया का जवाब हो, श्रीलंका का जवाब हो, अमेरिका का हो, वो आइन और कानून में है कि हम अपना घर को सीधा रखें, हम अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, तो कोई बंदा हम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई बंदा हमें खराब नहीं कर सकता। हम खुशहाल भी हो जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, हम पुरअमन भी होंगे। लिहाजा हमने को बम चलाने हैं, हमने को एटम चलाना है, हमने को फायरिंग करनी है, किसी पे मिसाइल मारने हैं। भाई सिंपल सी बात है कि हमें आइन और कानून के लफ्ज को पकड़ के अपने मुल्क में उसके मुताबिक चल के खुशहाल होना है और डिपेंडेंसी कम करनी है। ये हम तो बेसिकली बन गए किराए के सिपाही।
कभी हम अमेरिका की जंग लड़ रहे होते हैं, कभी हम लंदन की लड़ रहे होते हैं, कभी हम अफगानिस्तान के गले पड़ जाते हैं, कभी रशिया के गले पड़ जाते हैं, कभी इंडिया के भाग जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, हमें अमेरिका की हुकूमत है पीछे हट जाओ। ये तो हम तो किराए के सिपाही बन गए। लिहाजा इन बातों ने खत्म होना है, इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। और बात ये पुरानी बात थी कि जहां वो पलड़ा डाल देते हैं, जहां नैरेटिव वो चंगा बनाते थे, लोगों की जुबान बंद करके अपनी मीडिया उनके पास था, वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते थे। अब लोगों की जुबान है, मेरा अपना फोन मेरी जुबान है, मेरा अपना, यही मेरा अखबार है, यही मेरा टीवी है। जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं आगे शेयर कर देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं लिख देता हूँ इस पे। लिहाजा इस मुल्क में कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो मरियम बीबी से, बिलावल से, ये जजों से, जर्नैलों से ज्यादा पढ़ लिखे हैं। ठीक है, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो लिहाजा उनको कोई बंदा, 2-4 बंदे बैठ के तो मिसगाइड नहीं कर सकते। वो जो चीज उन्हें दलील पे, आइन पे, कानून पे अच्छी लगेगी, बाकी दुनिया में राइज है, वो आगे चलेगी। लिहाजा अब नैरेटिव जो है, जो बदनीति पे नैरेटिव है, फेल हो रहे हैं। जो नेक नीति पे नैरेटिव है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें कोई मिलाइन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, करप्शन नहीं है, जिस नैरेटिव में वो जो खालस है, वो जो इस मुल्क की धरती के मुताबिक है वो चल रहा है। ये फर्क है। अच्छा, अगर वन लाइनर में पूछा जाए जमशेद भाई, इस वक्त क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन इधर भी नजर आने लगी है ना, अगर वन लाइनर में पूछा जाए कि इस वक्त आप लोग और खान साहब क्यों निकले हैं, किसके खिलाफ निकले हैं, तो क्या होगा? क्योंकि आज असद उमर साहब ने पनामा केस के हवाले से अदलिया के किरदार अदा करने की के हवाले से भी स्टेटमेंट दे दिया है, तस्दीक कर दी उसकी भी। तो एक तरफ अब अदलिया की बात भी हो रही है, स्टैब्लिशमेंट भी आपके आड़े आ गए हैं, उसके भी स्टेटमेंट्स और वो सारे आप लोग उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। और फिर जो जमातें, सियासी जमातें, उन पर तो बात हो ही रही है। तो इस वक्त अगर सारे पूरे सिनारियों में देखा जाए और पूछा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ है, तो वन लाइनर में कौन जो है वो हरीफ है जिसके हवाले से ये लॉन्ग मार्च लेके निकला जा रहा है? क्या वो हुकूमत है, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट है, क्या वो अदलिया है, कौन? देखिए, ये पुराना तरीका था, यही पुराना तरीका था कि जी वो किसके खिलाफ है। हम तो खिलाफ नहीं है किसी के, हम हर उस बंदे के खिलाफ हैं जो आइन और कानून के खिलाफ काम करे। वो किसी, आज अल्लाह दिता आइन के खिलाफ मुताबिक काम करे तो हम उसके साथ हैं, कल अल्लाह दिता उसके खिलाफ काम करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। आज आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ठीक काम करती है, हम उसके साथ हैं। आज एस्टैब्लिशमेंट गलत काम कर रही है, आज वो ऊपर बैठा हुआ गलत काम करता है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, इसी तरह जज की बात है। ये ना हम फॉर लॉन्ग लाइफ हम उनको वोट दे रहे हैं, ना हम उनको क्लियर कर रहे हैं, ना हम उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, ना हम उनसे नफरत कर रहे हैं, ना हम उनके खिलाफ हैं। बेसिक बात है कि जो आइन और कानून के मुताबिक चलता है हम उसके साथ हैं, जो उसके अगेंस्ट चलता है हम उसके अगेंस्ट हैं। ये जो है ये मुस्तकिल अगेंस्ट कोई दुश्मनी है भाई, इस मुल्क में रहना सारों ने, सारे इसके मालिक हैं। लिहाजा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, हो रहेगा, प्यार भी होना चाहिए, नफरत भी होनी चाहिए। अगर एक बंदा, एक जर्नैल है, बड़े अच्छे हैं, सारी उम्र बड़ा अच्छा काम करते हैं, आखिर पे आके वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो जब अच्छे थे हम उनकी तारीफ करते थे, जब उन्हें मार्शल लॉ लगाया हम उनके सामने खड़े होंगे सीना तान के, तो लोग कहेंगे पहले बड़ी बातें करते थे। तो ये गिला तो वो भी कर रहे हैं, ये गिला तो जमशेद भाई वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो अपने आप को बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल कर लिया है, हम तो बिल्कुल आईनी और कानूनी हुदूद में रह के काम करें, बल्कि हम जब आईनी और कानूनी हुदूद में रहे तो फिर आप लोग जो है वो हमसे गिला कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। वो ये तो वहां से उल्टी बात आ रही है। ये बात उनकी सच नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इतने बड़े बड़े अदारों के ऊपर बैठ के लोग झूठा नैरेटिव बनाएं, झूठे इल्जाम लगाएं, समझें कि हम लोगों को मिलाइन कर सकते हैं और लोग बात आगे से नहीं करेंगे। ये भूल जाए इस बात को, ये इस बात को भूल जाए कि झूठ फैला के तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम वजाहत नहीं करेंगे। हम वजाहत करेंगे, हम बताएंगे कि फलां साहब गलत बात कर रहे हैं, फलां साहब ने झूठ बोला है, फलां साहब ने 3 बार झूठ बोला है, फलां साहब रोज झूठ बोलते हैं, ये हम कहेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब ये आप कह रहे हमारी जुबान बंद हो, साहब जो है बात कर रहे हो और हम डरते हुए चुप कर दें, ऐसा नहीं होना। अच्छा, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी इसी बात पे। जमशेद साहब जो कह रहे हैं कि जी जो लोग सही काम करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे, उस वक्त अगर गलत काम करेंगे तो हम अगेंस्ट होंगे, यही वो बातें जो कि पाकिस्तानी सियासत में हम आपसे, मुस्लिम लीग नून से, दीगर सियासी जमातों से सुनते आए हैं, सहाफियों से भी, दूसरे जो अब आजकल दूसरे साइड पे हमें नजर आते हैं। क्या वजह है कि सब लोग एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं? और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वैसे तो अगर देखा जाए, ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो उसी लिस्ट में नजर आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपको ख्याल आया कि मैं भी बैठा नहीं, अब मैं आपसे भी आप सारा नहीं सारे आपसे ही सवाल अब मैं कर रही हूँ, आप बोलिए। जी जी जी। मैं तो मुझे तो लग रहा था कि शायद भूल गई हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। जी 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 चीमा साहब के साथ।
देखिए, ये जो बात आपने की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है लेकिन इत्तेहादी और जमातें तो हमेशा, सारी आप एक साथ है ना हुकूमत में, ये मैं इसीलिए आपको मैंने बात बताने की। लगा हूं ना। जी देखें, तो ये अगर इमरान खान साहब को आईनी और कानूनी तरीके से तरीके अदम एतमाद के जरिए घर भेजा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका बड़ा डैमेज हुआ है। आप देखें कि अपने मैनिफेस्टो को और अपने प्रिंसिपल को छोड़ के अपने मुखालफीन के साथ आज बैठे हैं, मुश्किल डिसीजन किए हैं, और उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, और बाकी जमातों को भी उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी शो करना जरूरी थी। अगर आप, ये चीमा साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर हम अपना हाउस ऑर्डर में नहीं करेंगे तो वो मामलात आगे नहीं चलेंगे। हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लोग जो हैं उनको एक टेबल पे इकट्ठे बिठाना है, इंक्लूडिंग पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट, ताकि मुल्क की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा सके और पाकिस्तान को आगे लेके चला जा सके। देखिए, अगर ये मामलात नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं चलेंगी। अब देखें, ये हुकूमत कितने मुश्किल फैसले करती रही। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि इमरान खान साहब ने जो एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ किया था, उसी एग्रीमेंट की पासदारी की वजह से ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे थे। अगर वो एग्रीमेंट की मियाद खत्म हो गई होती तो आज नए तरीके से वो करते। हाँ, ये मुश्किल फैसले करने की वजह से प्रॉब्लम जरूर हुई है। और आप देखें, इलेक्शन, तमाम हुकूमती जमातों ने इलेक्शन हारे हैं। तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो इन्होंने भी तकरीबन सारे इलेक्शन हारे थे, एक आधे के अलावा। तो उस टाइम पे इनसे पूछे कौन सा इलेक्शन इन्होंने जीता था एक आध के अलावा? कोई भी नहीं। मुश्किल जो हुकूमत में होता आज है तो उसको 36 में से मुश्किल डिसीजन 28 करने देते सीटें हैं। जीत गए, 36 में से। जी देखे, मैंने आपको बताया ना, जब ये हुकूमत में थे तो हारे थे। अब अगर ये हुकूमत हार गई है तो कोई ऐसी बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में, जब टाइम आएगा साल बाद, जब इलेक्शन होंगे, तब पता चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। अगर तो 2018 की तरह इमरान खान साहब कोई सपोर्ट के साथ जिता के लेके आना है, कंधों पे बिठा के लेके आना है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी पीपल्स पार्टी को हमेशा इस मुल्क के अंदर। अगर उस तरह ही होना है तो हम तो फिर भी चुप करके फैसले कबूल कर लेते हैं। हम तो इस जुल्फिकार, मुल्क को मेरे इंटैक्ट भाई, रखने की 15 बात करते साल हैं। से सिंध में आपकी हुकूमत है, तीसरा टेन्योर तो है सिंध के अंदर देखें ना, लगातार, सिंध के मेरे अंदर भाई। लेकिन इस सूबे में भी कोई आपने जो है ना कलीदी किरदार और कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं दिखाई है। देखिए, आप एनसीबीआईडी और गैम्बेट और ये सिर्फ एसआईयूटी, 3 अस्पताल के देखिए ये नाम जो क्या काफी तीन होते हैं? तीन इदारे, ऐसे ही सिंध 3 गवर्नमेंट बड़ा अदवार अच्छा ना काम कर रही लगातार है। जमहूरियत के, आप टर्की जैसे मुल्क में देखें, बाकी जगहों पे देखें जहां एक ही पार्टी को मुसलसल इक्तदार में जो है वो हुकूमत मिलती रही हो और उसने उसका नक्शा बदल दिया है। लेकिन माजरत के साथ यहां मैं आपकी बात से इख्तिलाफ इसलिए भी करूंगी, मैं खुद कराची की रहने वाली हूं, शुरू से सिंध में रहने वाली हूं। मैंने देखा है यहाँ आपकी जमात को मौका बहुत मिला है। जो आप, चूंकि आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, माजरत के साथ बहुत मिली है, लेकिन डिलीवर नहीं किया आपने, नहीं आपको किया। हिस्ट्री का ही नहीं पता। आप मेरा ख्याल से आपको 88, 90, 90, 93 के इलेक्शन तो मैं तो की अभी हिस्ट्री की नहीं बात पता। कर रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल 97 पता की है देखें। जुल्फिकार, मुझे बिल्कुल पता है मेरे भाई। मैं अभी की बात कर रही हूँ, अपनी 3 इक्तदार से आप मुसलसल हुक्मरानी कर रहे हैं एक सूबे पे। उस सूबे को तो मिसाली बनाते ताकि आप बाकी मुल्क के अंदर भी बताते कि भाई हमने, हमारा ये मॉडल है एंड वी आर गोइंग टू पुट इट इन द होल कंट्री। देखिए, यहाँ पे भी सिंध के अंदर भी आप देखें ना कि कराची की अगर आप बात करते हैं तो कराची में बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी को कितनी नशिस्तें मिलती हैं? पीपल्स पार्टी को तो लियारी से हरा दिया जाता है। नॉट दैट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरिट पे हारी है, उसको हराया गया। यहाँ पे जो जिन ताकतों ने कराची सूबा सिंध में PTI को आता है ना सपोर्ट मेरे किया। भाई, कराची आता सूबे सिंध में, मैं सबसे कराची ज्यादा की बात रेवेन्यू कर रहा कराची हूँ। जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को। बिल्कुल कराची करता है। देखिए, कराची बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग शहर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बिल्कुल फोकस कर रही है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल है कराची के अंदर, उसको हल करने की कोशिश किए जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही तो ये गलत होगा। हाँ, वहां पे मसाइल है। जिस तरीके की गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस तरीके की डिलीवरी होनी चाहिए,
लेवल की नहीं है, लेकिन हो रही है। मेरे भाई तीन speed तीन slow है। इक़्तिदार मुसलसल, तीसरा टेन्योर है, मैं ये बात कर रही हूँ, तीसरा लगातार टेन्योर अगर किसी सियासी जमात को मिल जाए ना तो वो तो नक्शा ही बदल दे मुल्क का। तो आप एक सूबे को तो मॉडल बनाते, रोल मॉडल बनाते कि ये देखो ये रोल मॉडल है, अब हम ये इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराएंगे पूरे मुल्क के अंदर। देखिए मैं आपको, आप कराची की सिर्फ बात कर रही हैं, सूबा नहीं, मैं सिंध के सूबे अंदर की बात बहुत कर रही हूँ अच्छे पूरे, काम भी हुए हैं। मैं सूबे की पूरी बात पूरे कर रही सूबे हूँ, के मेरा अंदर पूरा सूबा है। अच्छे भी काम हुए हैं। देखिए अच्छे काम भी हुए हैं। अब होता ये है कि लोग ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव काम को तो जिक्र ही नहीं करते। ये ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें, बसें चल रही हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं वहां पे। अगर आप सिर्फ उसकी नेगेटिव बातों को शुरू कर दे तो नहीं है, अब मामला तो उस तरह नहीं चलेगा ना फिर। जी, असल बात यह है कि जब खान साहब को इक़्तिदार मिला ना 4.25 साल, उस टाइम पे ये डिलीवर नहीं कर सके, वो गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सके, क्योंकि ना तो इनके पास काबिलियत थी ना अहलियत थी। और इसी तरह जो इस तरह के आज इनके एडवाइजर हैं, उसी तरह के एडवाइजर थे, माफियाज और कार्टल्स के नुमाइंदे साथ बैठे हुए थे। वो अपने अपने कामों पे, तिजोरियों पे फोकस कर रहे थे और हुकूमत के ऊपर मामला चला नहीं। हुकूमत ने बुरे तरीके से डिलीवर किया, जिसकी वजह से खान साहब को उनके इत्तेहादी भी छोड़ गए और उनको आईनी और कानूनी तरीके से घर जाना पड़ा। अब जो ताकतें खान साहब को लेके आई थी, आज वो खान साहब के साथ न्यूट्रल हो गई हैं। अब सारी पीटीआई उनको कोई हैंडलर कह रही है, कोई न्यूट्रल कह रही है, कोई जानवर कह रही है, कोई कुछ कह रही है। असल बात यह है कि यहाँ पे आईन और कानून के अंदर हर एक का रोल डिटरमिन है। अगर ये पहले दिन से आईन और कानून के रोल के ऊपर बैठ के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर के साथ बैठ के, तो उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ जब खान साहब हुकूमत में थे, और आज सूबाई हुकूमतों में बैठ के, वफाकी हुकूमत के साथ बैठ के अगर ये बातचीत करें और मसले को सियासी बुनियादों पर हल करें, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन इनका एजेंडा जो है वो खून रेजी की तरफ है। और दूसरी जो चीज है, ये यहाँ पे जमहूरियत की बिसात को लपेटना चाहते हैं। ये इनका मकसद ही यही है कि यहाँ पे अगर मैं नहीं हूं तो कोई भी ना हो, पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो ये ज्यादती वाला मामला है। यहाँ पे फोकस करने की चीज है। खान साहब ने, आप देखें डिप्लोमेसी के अंदर, मैं एक आपको बात बताता हूँ, अमेरिका को नाराज किया हुआ था, चाइना को सीपैक पे नाराज किया हुआ था, आप देखें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को नाराज किया हुआ था, वो घड़ी भेज दी थी, सऊदी अरब को नाराज कर दिया था, उसके बाद यूएई नाराज था, आपका टर्की नाराज था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करके, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करके तमाम मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए हैं और आप और मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। अगर आप ये समझे कि एक वजीर खारजा का काम मुल्क के अंदर बैठ के करना होता है, ऐसा ही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली मिर्ज़ा साहब आपका, जमशेद इकबाल चीमा साहब का। खेलदास साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था और फिर उसके बाद जी दो दफा ट्राई किया, लेकिन चूंकि सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट टेक हिज नैरेटिव अगेन। इसी के साथ जी मेजबान अपनी नाज़रीन अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।